वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। अब आज डेट शीट अनाउंस हो गई बिहार एपीओ मेंस 2022 के लिए। बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है। तो अब समय बिल्कुल नहीं है, लास्ट मोमेंट है। पॉजिटिविटी आप सभी लोग बनाए रखें और जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी आपका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा। आज हम लोग थोड़ा और भी फास्ट स्पीड से करेंगे। आज हम लोग सेक्शन 118 से लेकर 132 तक कवर कर रहे हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है, हमें भी कंक्लूड करना है। वो टोटल 167 सेक्शंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि कॉम्पिटेंसी एंड कंपेलेबिलिटी ऑफ ए विटनेस। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, मार्क द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिस इज डी। ये हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। सेक्शन 118 में दिया हुआ है डी इज द करेक्ट आंसर। और इसको मैं टिक कर दूं। बेंथम, अगर कॉम्पिटेंसी और कंपेलेबिलिटी ऑफ विटनेस के बारे में पूछा जाए तो बेंथम ने कहा था विटनेसेज आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस। तो इस तरह के जो जूरिस्ट वगैरह के कोर्ट वगैरह हैं वो आप रेफर कर सकते हैं। Competency of witness is dependent upon capacity to give rational answer put to him. Competency is rule and incompetency is an exception. मैं इस टेक्स्ट को भी लाल पेन से, ये अच्छी लाइनें हैं। अब देखिए कैसे। Competency of witness is dependent upon whether a witness is competent or not. That depends upon his capacity of giving rational answer. देखिए 118 में लिखा हुआ है all persons shall be competent to testify. सारे लोग, एज बैरियर कोई नहीं है, क्वालिफिकेशन कोई नहीं है। all persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the question put to them और फ्रॉम गिविंग रेशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। किन कारणों से? बाई टेंडर ईयर्स, कम उम्र के हैं, बच्चे हैं। एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज, वेदर बॉडी और माइंड और एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड। तो एज ए रूल ऑल पर्सन्स, ये पर्सन्स ऑब्वियस है, ह्यूमन बीइंग ही होंगे। तो ऑल पर्सन्स आर कम्पिटेंट टू आंसर, all persons are competent to appear as a witness. Only the qualification they must have capacity to understand the questions put to them and thereafter to give rational answer. तो therefore competency is the rule, general rule है। and incompetency मतलब कोई incompetent है, क्यों? तो बच्चा है, टेंडर ईयर्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज किसी, तो इनकम्पिटेंसी इज एन एक्सेप्शन। वही लिखा हुआ है हमने। ये थोड़ी अच्छी लाइनें हैं, ऐसे लिखेंगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ए लुनेटिक इज नॉट इनकम्पिटेंट। तो नॉट इनकम्पिटेंट मतलब ए लुनेटिक इज ऑल्सो ए कम्पिटेंट विटनेस अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers. तो lunatic जो होता है, he may be in a lucid period, या उतनी ज़्यादा नहीं है, he understands the question and he is able to give rational answer, तो he can be a competent witness। और ये इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। और इस पे केस लॉ हमने लिख दिया, रतन सिंह डाल सुख भाई नायक वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। और इसमें चाइल्ड विटनेसेज के बारे में, चाइल्ड विटनेसेज एज तो बैरियर नहीं है, कोई भी चाइल्ड 6-7 साल का भी चाइल्ड बच्चा जो होता है सच बोलता है, लेकिन साथ में डेंजर ये भी है कि बच्चे को सिखाया पढ़ाया बहुत आसानी से जा सकता है। तो कोर्ट को इन चीज़ों को ध्यान रखनी है। ए चाइल्ड इज ऑल्सो ए कम्पिटेंट विटनेस प्रोवाइडेड he understands the questions put to him and is capable to give a rational answer which would be helpful in deciding the case. Witnesses rightly said by Bentham as eyes and ears of justice. Court is helpless in the absence of witness. Witnesses
के ही सहारे, विटनेसेस के ही बदौलत कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंचती है। तो इफ विटनेस इज competent, and what is the competency? Only capability to understand the questions put to him and also capability to give rational answer. इससे ज़्यादा इसको नहीं, अब टाइम भी नहीं है। विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, तो इशारे से बता सकते हैं, और वो एविडेंस उनका ओरल एविडेंस कहा जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ 119 में। डीफ एंड डम विटनेस, एक केस लॉ स्टेट ऑफ राजस्थान दर्शन सिंह का। तो विटनेस ने जो जो इशारे किए उन इशारों को इंटरप्रेट नहीं, उन्होंने जो जो इशारे किए उन इशारों को लिखा जाएगा। इस केस लॉ में यही समझाया गया। सेक्शन 120, पार्टीज टू सिविल सूट एंड देयर वाइफ्स और husband or wife a person under criminal trial. So in all civil proceeding, the parties to the suit and husband or wife of any party to the suit shall be competent witness. In criminal proceeding against any person, the husband or wife of such person respectively shall be a competent witness. तो पुराने जमाने में हस्बैंड एंड वाइफ को एक ही यूनिट माना जाता था। तो पुराने ज़माने में अगर किसी केस में हस्बैंड ने गवाही दे दी तो इसका मतलब था वाइफ ने भी दे दी, या वाइस वर्सा। अब डेट बार ओल्ड टाइम का इज रिमूव्ड कंप्लीटली बाय सेक्शन 120। वाइफ और हस्बैंड भी किसी के भी खिलाफ कंपीटेंट विटनेस हो सकता है। 121, जजेज एंड मजिस्ट्रेट। कुछ और बीच में मैं जल्दबाजी में, देखिए इतना सारा कंटेंट आपको समझाना जल्दबाजी में रह गया, मैं इसको पीले टेक्स्ट से हाईलाइट कर रहा हूँ। ए विटनेस दो मे बी कैपेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर रेशनली बट स्टिल नॉट कंपेलेबल बिकॉज ही मे नॉट बी सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। जो फॉरेन एम्बेसडर या सोवरेन्स हैं उनको समन नहीं किया जा सकता। दे आर also competent person to depose but they are not compellable by court. Normally witness जो है is competent and he can be compelled to appear as a witness to answer the question within meaning of section 132। लेकिन कुछ ऐसे विटनेसेज हैं जिनको कंपेल नहीं किया जा सकता, जैसे जजेज एंड मजिस्ट्रेट, ऑर्डर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सेक्शन 118 से 120 है इट डील्स विथ कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, और सेक्शन 121 से 131 तक डील विथ सर्टेन प्रिविलेजेज ऑफ ए विटनेस। विटनेस चाहे भी तो वो डिपोज नहीं कर सकता, दैट एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, दे आर नॉट अलाउड टू। कौन कौन से वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। इस पीले टेक्स्ट को नोट कर लीजिएगा, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग। 121, जजेज एंड मजिस्ट्रेट। नो जज और मजिस्ट्रेट No judge or magistrate shall accept upon the special order of some court to which his subordinate be compelled to answer any question as to his own conduct in court as a judge or magistrate or as to anything which came to his knowledge in court as a judge or magistrate। तो जज या मजिस्ट्रेट के ऑफिशियल एक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है, जैसे किसी जज ने 164 के अंतर जज नहीं मजिस्ट्रेट ने जज ने कोई और किसी का सिविल केस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया तो उस पर कोई सवाल अगर उठ रहा है, या मजिस्ट्रेट ने 164 का कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया तो उससे कोई सवाल अगर ये ऐसा हो रहा है तो ही कैन बी एग्जामिन्ड ओनली अपॉन सम स्पेशल ऑर्डर ऑफ सुपीरियर कोर्ट टू व्हिच ही सबऑर्डिनेट बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर एज ए विटनेस। अब जैसे आपने थोड़े दिन पहले देखा था रोहिणी कोर्ट दिल्ली में गोली चल गई कचहरी में जज के सामने ही, तो उस इंसिडेंट्स को देखते हुए चूंकि अब गोली चलना और जज साहब से पूछना कि जज साहब ने क्या क्या देखा एज ए विटनेस, तो उस केस में जज में बी एग्जामिन्ड एज ए विटनेस। बट इफ यू आर एग्जामिनिंग ए जज
into his official capacity as a judge in relation to his official and judicial work, तो permission from the superior court to which he is subordinate is required. अब जैसे देखिए इलस्ट्रेशन से इसी को समझाया हुआ है. A on his trial before court of session says that a deposition was improperly taken by B the magistrate. मतलब ए का सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और बी का कोई स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया, तो मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चन एज टू दिस एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सुपीरियर कोर्ट. सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर होगा तभी ए. और इसी तरीके से इलस्ट्रेशन बी है, ए इज एक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस बिफोर बी ए मजिस्ट्रेट, तो बी कैन नॉट बी आस्क्ड what A said except upon the special order of the superior court. और C है A accused before court of session for attempting to murder a police officer while on his trial before B a session judge. तो session judge may be examined as to what occurred as a witness general. एक केस है यूनियन ऑफ इंडिया ओरिएंटल इंजीनियरिंग का, इसमें आर्बिट्रेटर को भी यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया. आर्बिट्रेटर आल्सो कैन नॉट बी समन्ड एज ए विटनेस एंड कैन नॉट बी कंपेल्ड. 122 ये 118 से लेके 132 तक के जो सेक्शन जो आज हम लोग कर रहे हैं, इनसे शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा इनको. कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, तो मैरिज के दौरान जो कम्युनिकेशन है अब आपस में हस्बैंड वाइफ का, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 122. अगर वो कम्युनिकेशन पब्लिक डोमेन में आए तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब हो सकता है. टू प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, देयरफॉर दिस सेक्शन इज 122 हियर. और कम्युनिकेशन मस्ट बी ड्यूरिंग सबसिस्टेंस ऑफ द मैरिज. तो बट एनी कम्युनिकेशन बिफोर मैरिज और एनी कम्युनिकेशन, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख के समझाता हूँ. तो ये जो कम्युनिकेशन है, दिस कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, तो दिस कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर. इसको कोई कोर्ट कंपेल नहीं कर सकते, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता. दिस इज वन. डाइवोर्स भी हो गया, मैरिज डिजॉल्व भी हो गया, तो भी बार कंटिन्यूज. दिस इज सेकंड. तो कम्युनिकेशन क्या है, वो ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, अगर ये कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड वाइफ नॉट ड्यूरिंग मैरिज बट बिफोर मैरिज अगर हुआ तो 122 अप्लाई नहीं करेगा. हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स हुआ और डाइवोर्स होने के बाद कोई बातचीत हुआ तो फिर 122 अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज मैरिज डज नॉट सबसिस्ट देयर. तो ये दो चीजें याद रखनी है. दिस इज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन. इसमें 3 केसेज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक केस है राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का. तो इस केस में जो एक्यूज था वो अपने नेबर का मर्डर कर दिया था और लूट वगैरह के लाया था, नहाया, फिर अपनी वाइफ को गहने होने दिए. तो उसकी वाइफ ने कोर्ट में बताया कि ये ऊपर से आया, जहाँ विक्टिम रहता था खून से इसके सने हुए कपड़े थे, गहने होने दिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड ने क्या क्या कम्युनिकेट किया, क्या क्या कहा, दैट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर. लेकिन वाइफ ने अपनी आंखों से उसका क्या क्या कंडक्ट देखा, तो उस बारे में एविडेंस दिया जा सकता है. तो इस राम भरोसे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेल्ड दैट व्हाट द हस्बैंड सेड टू हिज वाइफ वाज नॉट एडमिसिबल बट शी कुड टेस्टिफाई एज टू हिज कंडक्ट. ये मेंस पर्पस से है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत बार पढ़े होंगे, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा टाइम नहीं लगा रहा. जल्दी, बहुत सारे सेक्शंस हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. अगर इन केस अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा. मैं ज़रूर अगले वीडियो में या कमेंट करके, चाहे जैसे भी हो, मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगा. डाउट कभी भी नहीं रखना है, ज़रूर हर हालत में पूछना है.
तो एक राम भरोसे का केस हो गया, दूसरा केस हो गया अप्पू वर्सेज स्टेट का, ये मद्रास हाई कोर्ट का है, पुराना केस है। अगर मान लीजिए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज प्रोटेक्टेड, लेकिन हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन सुन लिया, तो थर्ड पर्सन कैन प्रूव दैट कम्युनिकेशन एज एडमिशन। अगला केस है एमसी वर्गीज वर्सेस टीजे पोनन का, काफी चर्चित केस है। इस केस में हस्बैंड ने जो है अपने फादर इन लॉ की कुछ तारीफ वगैरह करी थी, डिफेमेटरी तरीके से खत लिखा था अपनी वाइफ के नाम, और उस खत में वाइफ ने वो खत अपने पिताजी को दे दिया कि देखो तुम्हारा दामाद कैसा कैसा है। पिताजी ने डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया। मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेक्शन कन्फर्ड बाय सेक्शन 122 इज लिमिटेड टू सच मैटर्स एज हैज बीन कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग मैरिज। कम्युनिकेशन बिफोर मैरिज वुड नॉट बी प्रोटेक्टेड, ये एक्सप्लेन किया, बट प्रिविलेज कंटिन्यूज इवन आफ्टर मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड और डाइवोर्स। तो ये जो प्रोटेक्शन है, इवन इफ द मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड, दैट प्रोटेक्शन कंटिन्यूज अगर इफ कम्युनिकेशन इज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द वर्ड कम्युनिकेशन जो यूज किया है डज नॉट एक्सटेंड टू द कॉरेस्पॉन्डेंस। तो जस्ट ये बटन दब गया मेरे से, दिस इज वेरी सेंसिटिव। हाँ, नाउ इट्स ऑल राइट। Does not extend to correspondence. Thus, even though a spouse is debarred from deposing the contents of such correspondence, तो वो correspondence same can be proved by a third person. जैसे अब इस केस में जो हस्बैंड ने वाइफ को खत लिखा, तो वाइफ नहीं उन खत को प्रूव कर सकते, लेकिन वो खत किसी थर्ड पर्सन के द्वारा प्रूव किए जा सकता है। 3 केसेज आपको याद रखना है इसमें। और मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन, दिस इज वन ऑफ द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, राम भरोसे का, अप्पू का और एमसी वर्गीज का। कोई डाउट हो तो पूछेगा, मैं थोड़ा जल्दी में फास्ट कर रहा हूँ इसको। 123 एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, तो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है। No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official record relating to any affairs of a state except with the permission of the officer at the head of department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit. ये सेक्शन 123 है, एक लीगल मैक्सिम है, सेलस पॉपुली एस्ट सुप्रीम लेक्स। तो इसका रिगार्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर इज द हाईएस्ट लॉ। और जनरल रूल है कि विटनेस इज बाउंड टू टेल द होल ट्रूथ और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट रेलिवेंट टू द मैटर इन इशू। लेकिन सर्टेन केसेज में प्रोटेक्शन ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कभी कभी हो सकता है इंजूरियस इनटू लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, और मे बी डेंजरस इनटू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, या मे बी हार्मफुल टू गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो ऐसे केसेस में स्टेट इज गिवन प्रिविलेज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 123 whether to produce those documents or to withhold those documents. तो सेक्शन 123 है, इट हैज टू बी read along with section 162 एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन 162, where a person has been summoned to produce a document, he should produce it even if he has any objection to its production, and court shall decide the objection. काफी फेमस केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी पढ़ते हैं इन केसेज को, लेकिन ये दूसरे इश्यूज पे है। काफी बड़ा केस है, सीरीज ऑफ केसेज हुए थे उस समय। तो इन दिस केस डिफेंडेंट कोटेड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्लू बुक, एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट प्राइम मिनिस्टर का, and its production as an evidence, as it was not an unpublished document. Court held that the disclosure of certain portion does not render it published, for such portion may have no concern with affairs of a state. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि फाउंडेशन ऑफ लॉ सेक्शन 123 और 162 बोथ हैज टू बी रेड टुगेदर। अगर पब्लिक इंटरेस्ट which demands evidence to be withheld, it must be weighed against public interest in the administration of justice, that court should have the fullest possible access to
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट शुड हैव फुलेस्ट पॉसिबल एक्सेस, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट अगर उसे डगमगाता है तो कोर्ट उसको अवॉइड करेगी। बट इफ कोर्ट इज द बेस्ट कोर्ट, जो उसको देखेगी कि वेदर और नॉट कोर्ट मे हैव इट एंड कोर्ट मे हैव एक्सेस। और आगे इसमें कहा कि कोर्ट में इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट एंड इट फाइंड्स दैट एनी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इज इनोक्यूअस, अगर नॉट रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, इट कुड ऑर्डर डिस्क्लोजर ऑफ सच पार्ट। होता क्या है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस हो तो गवर्नमेंट सीधा ब्लैंकेट बिल्कुल क्लोज कि कंसर्न्स विद द अफेयर्स ऑफ स्टेट, नो। तो वेदर इट कंसर्न्स विद द अफेयर्स ऑफ स्टेट, हु विल डिसाइड? नेचुरल है, कोर्ट विल डिसाइड। तो कोर्ट अगर लगता है कि डज नॉट कंसर्न विथ अफेयर्स ऑफ स्टेट तो कोर्ट उसको ओपन कर सकते, डिस्क्लोज कर सकते। बट इफ इट इज रिलेटेड विथ अफेयर्स ऑफ स्टेट तो इनटू लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कोर्ट उसको नहीं डिस्क्लोज करेगी, उसको सील कर देगी। और इसी केस में आर.के. जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने कहा कि इन कैमरा कोर्ट देखे इन चीज़ों को, और जिन चीज़ों की जरूरत नहीं है उनको सील वगैरह कर दे। सेक्शन 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन, तो नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस व्हेन ही कंसीडर्स दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बाय डिस्क्लोजर। तो ये जो सेक्शन है पब्लिक ऑफिसर, जो सेक्शन 123 जो है, ये जो अभी हम लोगों ने किया अफेयर्स ऑफ द स्टेट, तो इट कंसर्न सेक्शन 123 so far as embraces everyone, or court can compel the disclosure of document if the court disagrees with the officer, or people have right to know how their state is functioning। तो यहाँ भी the state can withhold information only with regard to if public interest would suffer। अब whether public interest would suffer or not suffer, it is for the court to decide। 125 information as to commission of offences, तो no magistrate or police officer shall be compelled to say when she got any information as to the commission of any officer and revenue officer। तो इसका मतलब ये है कि this is intended to encourage people to give information about offences by protecting the source of information। अगर मान लीजिए कि मैं किसी अपराध की सूचना पुलिस को दूं और पुलिस मेरा नाम पब्लिक कर दे तो मुझे भी खतरा होगा, तो मैं क्यों दूंगा? तो इसलिए एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बनाया गया कि नाइदर पुलिस अफसर नॉर मजिस्ट्रेट शैल डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द क्राइम। नाउ कमिंग टू सेक्शन 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, तो 126 से लेकर 129 तक 126 बार्स द लीगल प्रोफेशनल, बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, वकील। एडवोकेट एक्ट 1961 के पास होने के बाद एक ही कैटेगरी लीगल प्रैक्टिशनर की, वो एडवोकेट के नाम से जाने जाएंगे। ये सब पुराने टर्म हैं। तो ये जो दिस इज आल्सो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन एज लॉन्ग इट सर्व्स द लीगल पर्पस। लेकिन जैसे ही अगर लीगल पर्पस से ये बाहर जाएगा तो प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल। फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन में समझाया हुआ, A client says to be an attorney, I have committed forgery and I wish you to defend me। तो ये defense of a man known to be guilty is not a criminal purpose। This communication is protected from disclosure। वो A का कहना अपने अटॉर्नी को कि मैंने फॉर्जरी किया है, तो A के द्वारा कन्फेस करना कि मैंने फॉर्जरी किया है, तो वकील इस बात को नहीं बता सकता कि मेरे क्लाइंट ने मेरे से कबूल किया है कि उसने ये जुर्म किया। तो दिस इज, ये चूंकि इनकरेज करे लिटिगेंट को, दिस इज पार्ट ऑफ फेयर ट्रायल। जो जस्टिस का जो है फेयर अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड, अगर जो लिटिगेंट खुलकर अपने वकीलों से बात नहीं करेंगे तो ड्यू टू गैप ऑफ मिसकम्युनिकेशन, ड्यू टू गैप ऑफ सम कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है उनका इंटरेस्ट जियोपर्डाइज हो जाए। तो नो बैरिस्टर, नो लीगल प्रोफेशनल शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन बिटवीन हिम एंड हिज क्लाइंट एज लॉन्ग इट सर्व्स ए लीगल पर्पस। लेकिन
अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी पे कब्जा लेना है कोई फर्जी कागज से या बंदूक के दम पे, तो आप मुझे बताइए, तो दिस इज फॉर ए क्रिमिनल पर्पस एंड दिस कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोटेक्टेड। उसी तरह से इम्बेजलमेंट का तो ये दिया हुआ है इसमें 127, जो सेक्शन 126 जो है ये इंटरप्रेटर्स, उनके क्लर्क, सर्वेंट, उन सबों पे अप्लाई करता है। 128 प्रिविलेज नॉट वेब्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, तो ये वेब नहीं होता। 129 जैसे 126 था वो वकील पे लागू होता था, 129 क्लाइंट पे लागू होता है, और इससे इसको ज्यादा नहीं। 130 प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी, तो नो विटनेस हु इज नॉट ए पार्टी टू ए सूट शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड्स टू एनी पार्टी और एनी डॉक्यूमेंट इन वर्च्यू ऑफ विच ही होल्ड्स एनी पार्टी एज प्लेजी और मोर्टगेजी। तो इसका ये है कि कोई विटनेस जो है हु इज नॉट ए पार्टी, तो उससे ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज टाइटल। अब मैं किसी केस में गया विटनेस बन, क्या मुझे कहे कि भाई आपने प्रॉपर्टी के कागज पेश करो, तो नो। तो एन ऑर्डिनरी विटनेस इज प्रोटेक्टेड and he cannot be compelled to produce his title deed to any party, any document by which he became either pledgee or mortgagee, or any document which might tend to criminate him, but he can be so compelled if he has agreed to produce any such document with the person। अगर अपनी सहमति से चाहे तो दे सकता, but he cannot be compelled। सेक्शन 131 उसी का एक्सटेंशन है 130 का, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगर मान लीजिए किसी का डॉक्यूमेंट मेरे कब्जे में है, तो जब तक जिसका डॉक्यूमेंट है उसकी सहमति नहीं होगी तब तक मुझे नहीं कंपेल किया जा सकता। 132 इज इम्पॉर्टेंट, विटनेसेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। तो देखिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3, नो वन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अगर किसी विटनेस से कोर्ट में ये पूछना कि क्या तुमने वहां चोरी की थी, तो अगर फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विटनेस से। क्वेश्चन इज दिस हियर कि क्या ऐसे क्वेश्चन पूछने से आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं होगा। तो उस वायलेशन को रिजॉल्व करने के लिए एक प्रोविजो ऐड कर दिया गया कि नो सच आंसर। अगर विटनेस से कोई इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन पूछा गया और विटनेस, पॉइंट नंबर 1 कि विटनेसेस से इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड विटनेसेस कैन बी कंपेल्ड टू आंसर दोज इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। अब you are compelling a man to answer incriminating question which is hit by Article 20 Clause 3। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और सेक्शन 132 में, दिस इज रिजॉल्व बाय प्रोविजो कि अगर किसी विटनेस से इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन पूछा गया और उस विटनेस ने जो आंसर दिया, तो उस आंसर के बेसिस पे नो सच आंसर, ये मैं इसको हाईलाइट भी कर दूं, प्रोवाइड दैट नो सच आंसर व्हिच ए विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव शैल सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन। उस आंसर के बेसिस पे ना उसे अरेस्ट ना उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता, और वो आंसर उसके खिलाफ नहीं प्रूव किया जा सकता एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक्सेप्ट फॉर गिविंग ए फॉल्स एविडेंस बाय सच आंसर। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैंने किसी विटनेस से कोई इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन पूछा और विटनेस ने उस इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन का अगर फॉल्स आंसर दे देता है, नंबर 1 इसको ऐसे समझता है, मैं भी थोड़ा बड़ा ये समय अब आगे से इस तरीके का प्रॉमिस, इस बार बहुत जल्दी में एविडेंस एक्ट हुआ और पूरा एविडेंस एक्ट देखिए सेक्शन बाय सेक्शन सारी चीजें,
तो चलिए ठीक है, आप लोग सभी लोग मेंस के स्टूडेंट हैं, आप लोग कवर कर लेंगे, समझ जाएंगे, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट भी समझ जाएंगे, एक दो बार देखेंगे वीडियो को, थोड़ा बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि चीज़ें डिस्कस होके और होनी चाहिए थी, लेकिन समय की मजबूरी के कारण हमें ऐसा करना पड़ रहा है। एनीवे, अब तो एविडेंस एक्ट खत्म ही होने पे है, आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे इसका। इसको समझा देते हैं, इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। तो इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन के लिए किसी को मजबूर करना कि इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन का आंसर दो, और आंसर गलत करोगे तो, और आंसर उसको देना पड़ेगा। तो इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन के आंसर के लिए किसी को कंपेल करना, दिस इज हिट बाय आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो इस इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करने के लिए प्रोविजो बना दिया गया कि इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन का कोई विटनेस अगर आंसर देता है तो उस आंसर के बेसिस पे उसे नहीं पनिश किया जा सकता, न प्रोसिक्यूट किया जा सकता। लेकिन अगर विटनेस ने इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन का फॉल्स आंसर दे दिया तो फिर ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर परजरी फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। एकम्प्लिस हम लोग कल करेंगे, ये थोड़ा 133 एंड इलस्ट्रेशन बी सेक्शन 114 दोनों को साथ में देखते हुए, और स्पेशल क्वेश्चन भी उसी से है। एकम्प्लिस आज करेंगे तो बहुत ज्यादती हो जाएगी, एकम्प्लिस को कल ही करेंगे। आज के क्वेश्चन को देखते हैं मेंस के। डिस्कस द कॉम्पिटेंसी एंड कंपेलेबिलिटी ऑफ विटनेस। तो कॉम्पिटेंसी के बारे में वही सेक्शन 118 के बारे में बताइए कि विटनेस may be of any age, no qualification is prescribed, the only the capacity to understand properly the question put to the witness and also capability to give a rational answer to those questions. Competency has been dealt under section 118 से लेके 120 तक। 119 में आप देखिए विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट, वो भी कम्पिटेंट हो सकता है। पार्टीज टू सिविल सूट, हस्बैंड वाइफ भी कम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं। और यहाँ पे कम्पिटेंसी में हम लोग एकम्प्लिस को भी रखेंगे 118 to 120, और ये accomplice is also a competent witness and section 133। तो ये रह गया था टाइपिंग मिस्टेक में, जल्दबाजी में ऐसे। तो ये तीन सेक्शन, ये 118 से 120, ये 3 और ये 1, 4 सेक्शंस डील्स विथ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस एंड कंपेलेबिलिटी। तो और सेक्शन 132 डील्स व्हेन ए विटनेस कैन बी कंपेल्ड टू आंसर। तो इन सबको एक एक लाइन आप लिख सकते हैं मेंस के आंसर में। 132 अभी आपको समझाया, उसको लिख सकते हैं। और इंटरव्यू का क्वेश्चन है हाउ मेनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड टू प्रूव ए फैक्ट, तो ये सेक्शन 134 कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, एक भी विटनेस है और उसका बयान जो है साफ है, इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस, उसके बयान पे भी सजा हो सकती है। नंबर इज इमैटेरियल, इंस्पायरिंग द कॉन्फिडेंस दैट इज हेवली मटेरियल। तो और जो स्पेशल क्वेश्चन है कैन द टेस्टिमनी ऑफ एक्म्प्लिस बी एक्सेप्टेड एज, इसको ऑन होल्ड हम लोग रख रहे हैं कल के लिए। तो अब वीडियो यहीं समाप्त होता है। अंत में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो नॉन स्टॉप तरीके से आपको लगातार मिलती रहे। और आपका सहयोग और समर्थन, इसके बगैर कभी हमारा मिशन कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए भरपूर सहयोग और समर्थन हमें अपना जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर लॉ स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय।